basically type of case study over here. So we need to think accordingly and you need to answer accordingly. Over here it says branch B has extended a loan of ₹1 crore in accordance with the corporate policy. तो corporate policy को ध्यान में रखते हुए बैंक की जो ब्रांच है उन्होंने यहाँ पर 1 करोड़ का लोन सैंक्शन कर दिया है एंड गाइडलाइंस के हिसाब से उन्होंने लोन सैंक्शन किया है। एंड जो लोन का टेनर है, मैं यहाँ पर ये चीज़ें लिखता रहता हूँ, यहाँ पर लोन जो यहाँ पर सैंक्शन किया गया है वो बेसिकली 1 करोड़ का लोन है। एंड अगर हम टेनर की बात करें यहाँ पर, वो यहाँ पर दिया गया 5 साल का टेनर दिया गया। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें, इट इज़ 1% ओवर BPLR, यानी कि बेस प्राइम लेंडिंग रेट जो है, जो कि एक बेंचमार्क रेट होता था किसी टाइम पर, काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता था, उसके ऊपर 1% यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। लेट अस से कि BPLR जो है आज की डेट में वो है 10% है। आज की डेट में जो BPLR है वो 10% है। ओके, द लोन इज टू बी रीपेड इन इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। तो इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में जो लोन है उसे यहाँ पर रीपे किया जाना है विद 1 ईयर मॉरेटोरियम। फंडिंग ऑफ द लोन इज टू बी डन फ्रॉम अ डिपॉजिट ऑफ 3 ईयर्स ऑफ द सेम अमाउंट। ठीक है, तो यानी कि फंडिंग किससे करनी है, आपके पास एक डिपॉजिट आया है, 1 करोड़ का ही डिपॉजिट है एंड उसी से आपने इसकी फंडिंग करनी है। लेकिन जो डिपॉजिट आपके पास आया ये 3 साल का आपके पास डिपॉजिट है एंड इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट आपको बैंक को पे करना पड़ेगा दैट इज मेंशन टू बी एज 6%, जो कि 6% का ROI आप इसके ऊपर पे कर रहे हैं। एंड मोर ओवर लोन के बारे में बात करें तो इसमें क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं एंड मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज सेइंग दैट इट इज हैविंग अ मॉरेटोरियम पीरियड। अब मॉरेटोरियम पीरियड बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ये होता है कि इस पीरियड के दौरान आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी है, यानी कि आप पहले साल पेमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 4 ईयर्स ही आपकी इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है। ओके, तो व्हाट आर द रिस्क्स एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शन विदाउट कंसीडरिंग CRR और SLR रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो है, SLR क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। अब दोनों के केस में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पर एक आपको रेगुलेटरी कैपिटल जो होती है वो यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ती है। CRR के केस में, SLR के केस में, उनको छोड़ते हुए, उनको ध्यान में ना रखते हुए आपने ये बताना है कि इन ये जो ट्रांजैक्शन है इसके केस में कौन कौन सा जो रिस्क है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, उसके बारे में आपको यहाँ पर कमेंट करना है। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कुछ एक रिस्क की टाइप्स अगर आप कहते हैं तो आपके साथ में शेयर भी कर सकता हूँ, जिसके लिए हिसाब से आपके लिए इजी हो जाएगा कि ये रिस्क इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ओके, तो आप सभी येस नो में यहाँ पर आंसर करेंगे मुझे जब भी मैं किसी रिस्क के बारे में यहाँ पर लिखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू द, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज द गैप और मिसमैच रिस्क। तो एक रिस्क मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, तो आपको ये आंसर करना है कि ये रिस्क इसमें एग्जिस्ट करता है, येस और नो। तो आपको नंबर 1 लिख करके येस और नो लिखना है, 1 नंबर लिख करके येस और नो लिखना है कि क्या वो रिस्क जो है वो यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ओके, उसके बारे में आपको यहां पर आंसर करना है। ओके, सो इट इज बेसिकली यस। तो गैप और मिसमैच रिस्क तो यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए यहां पर था क्या कि डिपॉजिट जो है वो 3 साल के लिए, वो क्या है 3 साल के लिए, एंड लोन जो सैंक्शन किया है वो मैंने किया 5 साल के लिए लोन सैंक्शन किया हुआ है। अब जब 3 साल निकल जाएंगे, अब क्वेश्चन आएगा कि लोन की फंडिंग कहां से होगी। जब 3 साल के बाद मान लीजिए इसने रिन्यू नहीं कराया, ये पैसे वापस ले गया, तो अब इसकी फंडिंग कहां से होगी। मेन क्वेश्चन आ गया, इस लोन की जो फंडिंग है वो अब कहां से होगी। एंड डेफिनेटली अगर मान लीजिए आपके पास डिपॉजिट आ भी गया तो जरूरी तो ना कि आपको 6% के ऊपर ये होगा, अनसर्टेनिटी है ना कि आपको हो सकता है कि आपको 7% पे करना पड़ जाए। तो वो बेसिकली किसके रिलेटेड है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द गैप रिस्क और मिसमैच रिस्क। वो गैप रिस्क की वजह से है या फिर मिसमैच रिस्क की वजह से है। तो डेफिनेटली गैप रिस्क, मिसमैच रिस्क इस केस में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड, इट इज रिलेटेड टू द बेसिस रिस्क। सेकेंड जो यहां पर रिस्क हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज बेसिकली द बेसिस रिस्क। तो यहां पर जल्दी से जल्दी बता दीजिए क्या इस ट्रांजैक्शन में बेसिस रिस्क जो है वो एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। काइंडली प्लीज डू कमेंट अपॉन द सेम। क्या इस ट्रांजैक्शन में बेसिस रिस्क एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। तो कर्नल सुखदेव जी ने सबसे पहले यहां पर आंसर दिया है रिलेटेड टू यस, कि बेसिस रिस्क भी एग्जिस्ट करता है। तो डेफिनेटली बेसिस रिस्क भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों, देखिए जो इंटरेस्ट आप यहां पर रिसीव कर रहे हैं लोन के ऊपर, लोन मेरा एसेट है ना बैंक का, ठीक है, तो
मेरे पास इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो जो मेरे पास इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है लोन के ऊपर वो मेरा हो रहा है यहां पर फ्लोटिंग रेट। वो मेरा कौन सा रेट है? वो फ्लोटिंग रेट है, वो फ्लोटिंग रेट है, ठीक है। एंड फर्दर जो इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं मेरी लाइबिलिटीज के ऊपर, मेरे डिपॉजिट के ऊपर, वो मैं फिक्स्ड परसेंट यहां पर पे कर रहा हूं, 6% का पे कर रहा हूं, वो यहां पर 6% का पे कर रहा हूं। अब यहां पर हो सकता है ना कि इसकी रीप्राइसिंग हो जाए, ये वाला जो इंटरेस्ट यहां पर मुझे मिल रहा है इसकी रीप्राइसिंग भी तो हो सकती है ना। व्हाट डू मीन बाय रीप्राइसिंग? रीप्राइसिंग का मतलब है कि आज की डेट में यहां पर लिखा होगा कि बीपीएलआर जो है वो 10% है, तो इंटरेस्ट जो चार्ज किया जा रहा है वो 11% चार्ज किया जा रहा है। लेट अस से कि वो बीपीएलआर 10% की जगह पर 9% रह गया। अगर मैं 10% बीपीएलआर कहता हूं, इफ आई से कि मेरे पास जो बीपीएलआर है वो 10% है, तो 1% मार्जिन हो गया, तो टोटल इंटरेस्ट क्या चार्ज हुआ? 11% हुआ। बैंक डिपॉजिट के ऊपर कितना पे कर रहा है? 6% पे कर रहा है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना हो गया? 5% का मार्जिन हो गया, यहां पर स्प्रेड 5% का हो गया। अब सेकंड केस लेते हैं जहां पर बीपीएलआर रिड्यूस हो गया, 9% रह गया, 1% यहां पर बैंक ने ओवर एंड अबव चार्ज कर रहा है बीपीएलआर के, तो क्या इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? 10% चार्ज कर रहा है। अब यहां पर कितना मार्जिन रह गया? 6% के साथ से 4% रह गया। यानी कि मेरे पास रिस्क है ना ये कि मेरी इनकम जो है यहां पर नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो यहां पर कम हो रही है। ओके, तो यहां पर कौन सा रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है? यहां पर जो बेसिस रिस्क है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जो यहां पर आपके पास इंटरेस्ट की रीप्राइसिंग हो रही है वो सेम नहीं है, दैट इज नॉट द सेम इन दिस पर्टिकुलर केस। तो यहां पर बेसिस रिस्क भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज नेक्स्ट यहां पर जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द फंडिंग रिस्क। नेक्स्ट जो पॉइंट यहां पर आपको बताना है, थर्ड पॉइंट, दैट इज रिलेटेड टू द फंडिंग रिस्क ओवर हियर। वो फंडिंग रिस्क के बारे में आपको फंडिंग रिस्क के बारे में बताना है कि क्या फंडिंग रिस्क जो होगा वो इस ट्रांजैक्शन में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। फंडिंग रिस्क जो होगा क्या वो इस ट्रांजैक्शन में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर देंगे। तो यहां पर आंसर आया है रिलेटेड टू कर्नल जी का, वीना जी का, भावना जी का, मुकेश जी का, रिलेटेड टू यस, यस कि जो रिस्क है वो एग्जिस्ट करेगा। थैंक यू सो मच केशव। ओके, तो रिस्क यहां पर डेफिनेटली जो है वो यहां पर एग्जिस्ट करेगा, फंडिंग रिस्क यहां पर एग्जिस्ट करेगा। फंडिंग रिस्क बेसिकली होता क्या? देखिए यहां पर मुझे नेट जो आउटफ्लोज हैं उनको रिप्लेस करना है। देखिए यहां पर नेट आउटफ्लोज रिप्लेस करने हैं, जैसे कि मेरे पास 1 करोड़ का डिपॉजिट था, 1 करोड़ मैंने लोन दे दिया, सिंपल सी चीज समझ गए। अब 1 करोड़ मैंने लोन दे दिया। अब यहां पर देखिएगा कि जब यहां पर 3 साल का समय निकल चुका है, 3 इयर्स का टाइम पीरियड यहां पर निकल चुका है, क्योंकि डिपॉजिट मेरे पास 3 साल का था। अब 3 साल का टाइम पीरियड निकल गया। 3 साल के बाद यहां पर लोन में कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा? व्हाट अमाउंट वुड बी आउटस्टैंडिंग? 5 साल का टोटल लोन था। 5 साल में से 1 साल जो था वो बेसिकली मेरे पास मोरेटोरियम पीरियड था, यानी कि 4 साल का मेरे पास रीपेमेंट टर्नर था। अब पहला 1 साल तो मोरेटोरियम था 3 में से। अगर मैं पहले यहां पर इसके टाइमलाइन बताता हूं, तो पहले साल तो मोरेटोरियम था, तो कोई लोन वापसी नहीं। तो पहले और दूसरे साल का मिलाकर के देखें, अगर यहां पर रीपेमेंट बिल्कुल सही रही है तो 50% मैं कहूंगा कि पैसा जो था मेरा वो वापस आ चुका है। यानी कि 1 करोड़ में से 50 लाख रुपीस जो अमाउंट था वो यहां पर मेरे पास वापस मेरे पास रिसीव हो चुका है। ये चीज यहां पर ये टाइमलाइन ये बताती है मुझे, ये टाइमलाइन मुझे ये बताती है कि 50% मेरे पास यहां पर रिसीव हो चुका है। अब नेट मेरे पास आउटफ्लो कितना है? नेट आउटफ्लो कितना है? 50 लाख रुपए और हैं जो कि मुझे यहां पर वापस करने हैं मेरे डिपॉजिटर को। 50 लाख रुपीस और भी तो थे जो यहां पर वापस करने हैं मुझे डिपॉजिटर को। ओके, 50 लाख रुपीस और भी थे जो मुझे वापस करने हैं डिपॉजिटर को। अब वो 50 लाख रुपीस के जो डिपॉजिट मुझे वापस करने हैं यहां पर, उसके लिए मुझे मेरे पास क्या नहीं है? फंडिंग नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फंडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर रिगार्ड। तो ये कौन सा रिस्क हुआ? दिस इज द फंडिंग रिस्क इटसेल्फ। देखिए पैसे का ना होना या फिर आप मार्केट में लिक्विडेट नहीं कर पा रहे किसी सिक्योरिटी को, ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ द लिक्विडिटी रिस्क इटसेल्फ। तो दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज बेसिकली द फंडिंग रिस्क इटसेल्फ। तो ये कौन सा रिस्क होगा? ये फंडिंग रिस्क एग्जिस्ट करता है इस केस में। ओके, एंड यहां पर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। जल्दी से बताइएगा कि क्या यहां पर इस केस में
जो टाइम रिस्क है वो एग्जिस्ट करता है। फोर्थ जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू क्या इस केस में जो टाइम रिस्क है वो एग्जिस्ट करता है, यस और नो। तो यस, टाइम रिस्क भी एग्जिस्ट करता है, टाइम रिस्क भी एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको बताया कि 3 साल थे, पहले साल मॉनिटरिंग था, दूसरे साल रीपेमेंट्स आई, दूसरे और तीसरे साल, पहले साल तो मॉनिटरिंग था, दूसरे और तीसरे साल रीपेमेंट्स आई। अब अगर यहां पर डिफॉल्ट हो गया, तीसरे साल जो रीपेमेंट आनी थी वो डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, यानी कि कहां मुझे 3 साल के बाद 50 लाख रुपए इकट्ठे करने थे, लेकिन अब मुझे 3 साल के बाद जितने अमाउंट का डिफॉल्ट हुआ वो भी पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वो कौन से रिस्क के अंडर आएगा? दैट वुड बी बेसिकली अंडर द टाइम रिस्क इटसेल्फ। वो किसके अंडर आएगा? टाइम रिस्क के अंडर आएगा। तो यस, टाइम रिस्क भी यहां पर एग्जिस्ट करता है। यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द डेफिनेशंस आल्सो। तो कर्नल सखदेव जी ने यहां पर सबसे पहले आंसर दिया है, रिलेटेड टू टाइम रिस्क भी एग्जिस्ट करता है। जल्दी से जल्दी बताइएगा, क्या इस केस में ऑपरेशनल रिस्क एग्जिस्ट करता है? क्या इस केस में ऑपरेशनल रिस्क एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? काइंडली डू आंसर कि ऑपरेशनल रिस्क जो है क्या वो इस केस में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। फिफ्थ पॉइंट ओवर हियर, क्या यहां पर ऑपरेशनल रिस्क एग्जिस्ट करता है या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता है? तो सभी ने यहां पर आंसर दिया है रिलेटेड टू नो, कि कोई भी ऑपरेशनल रिस्क यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन आपको एक चीज बताता हूं, ऑपरेशनल रिस्क कोई भी तरह का फेलियर होता है जो कि इंटरनल या एक्सटर्नल रीजन की वजह से हो सकता है। तो जब यहां पर लोन दिया गया, हो सकता है ना डॉक्यूमेंटेशन गलत हो गई हो, इट मे बी द केस कि डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी पेशी रह गई हो, तो डेफिनेटली ऑपरेशनल रिस्क एग्जिस्ट करता है। सो ऑप्शन 5 का, यहां पर क्वेश्चन 5 का जो आंसर है दैट इज आल्सो यस, कि यहां पर ऑपरेशनल रिस्क भी एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू द री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क, क्या यहां पर री इन्वेस्टमेंट रिस्क रहेगा इस केस में? क्या इस केस में री इन्वेस्टमेंट रिस्क एग्जिस्ट करता है इस केस में या नहीं करता है? तो मुकेश जी ने सबसे पहले यहां पर आंसर दिया है 6th का, राहुल जी ने सबसे पहले आंसर दिया है रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 6 का। जो आंसर है डेट इज यस, जो हमारे पास री इन्वेस्टमेंट रिस्क है वो भी एग्जिस्ट करता है। देखिए मेरे पास क्वार्टरली बेसिस पर रीपेमेंट यहां पर वापस आ रही है, क्वार्टरली बेसिस पर मुझे रीपेमेंट वापस मिल रही है। अब ये जो रीपेमेंट मुझे वापस मिल रही है, क्या मैं उसे 11% के ऊपर, यानी कि जिस परसेंट के ऊपर मैंने लोन दिया था, क्या उसी रेट के ऊपर मैं उसे दोबारा से इन्वेस्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? उसके रिलेटेड यहां पर एग्जिस्ट, डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है दैट इज यस ओवर हियर, कि हाँ ये भी रिस्क एग्जिस्ट करता है। ओके, 7th वन इट इज रिलेटेड टू द, कि क्या इस केस में एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क है? क्या इस केस में एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क रहेगा? Would there be embedded option risk in this particular scenario? Kindly do answer at the earliest. 7th one over here, embedded option risk exist करेगा? तो यहां पर अर्पणा जी ने सबसे पहले आंसर दिया है related to yes, जो यहां पर embedded option risk है वो भी इसमें शामिल होगा। embedded option risk क्या है? मुझे एक यहां पर मिल गया, ऑप्शन मिल गया। देखिए जो डिपॉजिटर उसको ऑप्शन मिल गया कि वो यहां पर प्री मेच्योर पेमेंट ले सकता है, एंड जो जिसको लोन दिया है उसके पास ऑप्शन है कि वो यहाँ पर प्री पेमेंट जमा करवा सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज बेसिकली एम्बेडेड ऑप्शन। ओके, तो डेफिनेटली वो रिस्क भी यहाँ पर इस केस में एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पर सातों के सातों जो रिस्क थे जो मैंने यहाँ पर आपको बताए, दोज एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, वो यहाँ पर इस सिनेरियो में एग्जिस्ट करते हैं।